तारीखों का ऐलान हो चुका है। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर के घमासान पेच फंसे हुए थे, अब कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं मनोज कुमार, उन्होंने नगर निकाय चुनाव की डेटों का ऐलान कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं नगर निकाय चुनाव कार्यालय में, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि 2 चरणों में मतदान किए जाएंगे। यानी कि ये पहला जो चरण होगा वो 4 मई को होगा और दूसरा चरण जो होगा वो 11 मई को चुनाव किए जाएंगे। 13 मई को मतदान, यानी कि जो मतदान किए गए होंगे उनकी काउंटिंग 13 मई को होगी। अगर बात की जाए तो करीब 17 महापौर और 420 पार्षद के चुनाव होंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से चुनाव होंगे तो ये 17 महापौर और 420 जो पार्षद होंगे वो ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से नगर निकाय चुनाव का जो नगाड़ा था वो कहीं ना कहीं अब बसता दिखाई दे रहा है। अब जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि इस बार अगर देखा जाए तो कई ऐसे जो संवेदनशील बूथ होंगे उन पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की नज़र होगी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2 दिवसीय झांसी दौरे पर रहे। जहां कल झांसी पहुंचते ही उन्होंने अधिवक्ताओं से मुलाकात की और अधिवक्ता चैम्बर का उद्घाटन किया। इसके बाद वह सीधा झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर स्थित गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की तथा नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। इसके बाद वह सीधा झांसी के विकास भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रगति की समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद वह सीधा मध्य प्रदेश के मां पीताम्बरा के दर्शन के लिए रवाना हो गए। उसके बाद वह सीधा झांसी आए और झांसी के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में मरीजों से बात की तथा सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जिले को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सकों को हिदायत दी है कि 2 रुपए की भी दवा कोई भी चिकित्सक बाहर से ना लिखे। अगर लिखता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा रात्रि विश्राम झांसी में करने के बाद सुबह ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम द्वारा झांसी के विकास भवन में अधिकारियों के साथ पुनः बैठक कर जालौन के लिए रवाना हो गए। इस दौरान प्रशासनिक अमले में हलचल मची रही तथा उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कैमरा पर्सन के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज़ झांसी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज झांसी दौरे पर रहे, जहां नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का झांसी दौरा अहम माना जा रहा है। बता दें कि झांसी पहुंचते ही उन्होंने झांसी के विकास भवन में ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ के सम्मेलन में शिरकत की। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला, जहां उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वह अपने पार्टी से गुंडों और माफियाओं को दूर कर दे, पार्टी की छवि अपने आप में सही हो जाएगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें यह शोभा नहीं देता है। धार्मिक ग्रंथों पर किसी भी राजनीतिक दल को टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से जो विपक्ष लगातार मुद्दा विहीन हो गया है, उसके लिए सीधी कहानी उन्होंने यही कही है कि जिस तरीके से 2047 तक प्रदेश में और देश में कोई वैकेंसी नहीं है, 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए
नकारा भी है और पत्रकारों के सवालों से बचते भी नजर आए हैं। जहां पत्रकारों ने सवाल किया है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक खनन में लिप्त है तथा वर्तमान में एक घटना भी घटित हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि आरोप लगाने से कोई आरोपी साबित नहीं होता है। फिलहाल यह जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हो रहे अपराधों पर उत्तर प्रदेश की सरकार अंकुश लगा रही है और जीरो टॉलरेंसी की नीति को चला रही है, उस हिसाब से आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और नगर निकाय चुनाव में भी दमखम दिखाने तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देते हुए प्रबुद्ध सम्मेलन दीनदयाल सभागार के लिए रवाना हो गए, जहां वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज़ झांसी। जनपद सहारनपुर में तेज रफ्तार लगातार मौत और एक्सीडेंट का कारण बनती जा रही है। ऐसा ही एक हादसा सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर हुआ है, जहां पर बीती देर रात तेज गति से आ रहा एक वाहन जिसमें 2 लोग सवार थे, उस वाहन के टायर के फट जाने से एक्सयूवी कार डिवाइडर पर चढ़ गई और वो इतनी तेज़ी से चढ़ी कि सामने से आ रहे एक डंपर से वो टकरा गई और टकराने के बाद उसमें बैठे हुए 2 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा सहारनपुर के देवबंद के पास साखन नदी के पास हुआ है और इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। ये बुढ़ाना के रहने वाले थे। इनकी जानकारी मिली है, ये बुढ़ाना के रहने वाले थे और पेशे से अधिवक्ता थे। ये दंपत्ति जो है देहरादून में अपने रिश्तेदारी में ये जा रहे थे, तो देवबंद के पास साखन नदी के पास आकर टायर फट जाने से डिवाइडर पर चढ़ी गाड़ी और आगे से आ रहे ट्रक पर टकराने से जोरदार हादसे के बाद ये 2 मौत हुई हैं। मृतकों का जैसे ही पता चला तो वहाँ पर जो पीआरवी थी और जो पुलिस की पिकेट थी वहाँ पहुँची और घायलों को तत्काल जो है जिला चिकित्सालय पहुँचाया गया है, वहाँ पर जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतकों की जो जानकारी मिली है, ये बुढ़ाना के रहने वाले थे और इनकी मनोज सिंगल और अंजू सिंगल जो उनकी पत्नी थी, उनके रूप में इनकी जानकारी मिली है। लगातार प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा लगातार इस बात का पब्लिक अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और चालान भी काटे जा रहे हैं कि जब भी चलें सीट बेल्ट लगाकर चलें और 2 पहिए वाहन हेलमेट लगा के चलें, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। अपने सहयोगी मनोज के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज़ सहारनपुर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में तहसील दिवस, समाधान दिवस और संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि ये आयोजन पूरे प्रदेश में हो रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में कल जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने औचक मटौन थाना क्षेत्र पहुंची और वहां जाकर के फरियादियों की फरियाद सुनी। हालांकि ज़्यादातर जो मामले थे वो राजस्व को लेकर के थे, तो वहीं लड़ाई झगड़े और मारपीट के 2 दर्जन के मामले सामने आए हैं, जिसमें से एसपी अभिनंदन ने मौके पर ज़्यादातर फरियादियों की फरियाद सुन करके उनका निस्तारण किया। तो वहीं दुर्गा शक्ति नागपाल ने 13 राजस्व के जो मामले थे उनका मौके पर निपटारा किया। तो हम कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मनसा है कि संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादी आए और उनका तत्काल जो है उनकी समस्या का समाधान किया जाए। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। झांसी में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां झांसी से कानपुर की ओर जा रही एक अर्टिगा कार जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर झांसी सेमरी टोल प्लाजा के पास पहुंची, तभी सेमरी टोल प्लाजा से निकलते ही करवा जी मंदिर के पास अचानक कार का टायर फट गया, जिससे कार चालक अपनी कार पर नियंत्रण खो बैठा और कार पलटती हुई ट्रक से जा टकराई। उक्त घटना में कार के बुरी तरह से परखच्चे जा उड़े। इस घटना में
मौके पर ही 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही चिरगांव पुलिस तथा टोल प्लाजा के कर्मियों द्वारा आनन फानन में पहुंचकर घायलों को कार से बाहर निकाला तथा प्राथमिक उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से झांसी मेडिकल भेजा गया। आपको बता दें कि 2 लोगों की उक्त घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 2 लोगों की झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाते समय दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोगों का हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने घायलों का जायजा लिया तथा उनसे बातचीत की तथा उनके परिजनों को सूचना दी है। फिलहाल घायलों का उपचार किया जा रहा है तथा घटना में मृतक हुए लोगों का शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ रवि पर है, प्राइम न्यूज़ झांसी। अतीक अहमद के साथ रिश्तेदारी उनके परिवार के लोगों को महंगी पड़ रही है। जिस तरह उनकी बहन आयशा नूरी के ऊपर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, साथ ही साथ उनकी दोनों बेटियां अंशिका, जिसकी की शादी और निकाह असद के साथ तय हुआ था, वो भी आरोपी बनाई गई है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि माफिया अतीक अहमद की दोनों भांजियां भी अब आरोपी हो गई हैं। जिस तरह गुड्डू मुस्लिम, जो कि 5 करोड़ का इनामी है, वो उनके घर गया और जिस तरह उन दोनों लड़कियों ने उसकी आवभगत की और प्रशासन को नहीं बताया और पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी, इसके तहत पुलिस ने उनको भी आरोपी बनाया है। हालांकि उनके घर पे ताला लगा हुआ है, अभी वो पूरा परिवार फरार है। उनके पिता इखलाक अहमद पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है और इस समय जेल में है, और आयशा नूरी उनकी माँ इस समय फरार है। जल्द ही पुलिस कोशिश कर रही है, अगर ये लोग पकड़ में नहीं आते तो हो सकता है कि इनके ऊपर भी पुलिस प्रशासन इनाम घोषित करे। तो एक अपराधी का साथ देना किस हद तक महंगा पड़ सकता है, ये अब आपको देखने को मिल रहा होगा। उनकी बहन, जो हमेशा अतीक अहमद के साथ रहती थी, जेल से उनके साथ प्रयागराज तक आई, जो कि चाहती थी कि उनके भाई छूट जाएं, आज वही रिश्तेदारी की वजह से चंगुल में प्रशासन के फंस चुकी है। उनके ऊपर कई इल्ज़ाम है, शूटरों को पैसे देने का इल्ज़ाम है, उनके पति के ऊपर शूटरों को भगाने का इल्ज़ाम है, साथ ही साथ उनकी लड़कियों को भी शूटरों को पनाह देने का इल्ज़ाम लग चुका है। अब तीनों भगोड़े घोषित हो चुके हैं। आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन क्या इनके ऊपर भी इनाम घोषित करता है या इनको जल्द ही पकड़ लेता है, क्योंकि इनके पकड़े जाने के बाद ही कई अहम सबूत सामने आ सकते हैं। कैमरामैन पीयूष पांडे, प्रयागराज, प्राइम न्यूज़। औरैया में उस समय हड़कंप मच गया जब डायल 112 पर फ़ोन आया कि मैं अफगान खान, गली नंबर 1, संजय नगर से बोल रहा हूँ। 12 घंटे में दिव्यापुर थाने को बम से उड़ा दूंगा। इसके बाद फ़ोन को बंद कर लिया। थाने को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कई थानों का फोर्स दिव्यापुर पहुँच गया। इसके साथ डॉग स्क्वाड सहित कई टीमों ने थाने व रेलवे स्टेशन के आसपास सघन तलाशी अभियान चलाया गया। चप्पे चप्पे की तलाशी करने के बाद जब कहीं कोई विस्फोटक नहीं मिला, तब पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं सर्विलांस की मदद से फोन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद भी देखा गया कि जनपद में थाने को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क दिखा। लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा चाहे रेलवे स्टेशन हो या फिर नगर सहित तमाम स्थानों पर सघन अभियान चलाया जाता रहा। इसके बाद भी पुलिस ने जो संदिग्ध वाहन थे उनकी भी सघन तलाशी की। जब कहीं कुछ नहीं मिला तब पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। उमरी बेगमगंज थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। विगत 5 अप्रैल को उनके थाने के क्षेत्र में एक ठेकेदार उमाकांत मिश्रा जो सड़क का निर्माण करवा रहा था, उसके साइड पर 52 ड्रम तारकोल रखे हुए थे। वो तारकोल चोरों के द्वारा उनमें से 18 ड्रम चुरा लिए गए। पुलिस में जब सूचना होती है, पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर लेती है। इसके बाद में पूरी सरगर्मी से पुलिस लग जाती है उन चोरों को ढूंढने में, जिसमें कल पुलिस को एक सफलता मिली। एक पिकअप वाहन जिस पर 7 ड्रम तारकोल लदे हुए थे, वो
पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़कर 3 अभियुक्त जो उसके साथ में आरोपी थे उनको भी पकड़कर पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। वहीं पर चूंकि 18 ड्रम चोरी हुआ, 11 ड्रम एक दूसरे पिकअप पर लोड किया गया था। वो पिकअप अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया है। पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है। सूत्रों से पता ये चल रहा है कि पुलिस को जानकारी हो चुकी है वो पिकअप कौन सी है और वो चोर कौन से हैं। पुलिस बड़ी सरगर्मी से उनको तलाश रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के शिकंजे से वो दूर है। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। संभल में पत्नी ने पति पर तेजब पिलाने का आरोप लगाया है और वहीं पत्नी की हालत बिगड़ने पर मायके वालों ने पत्नी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और वहीं हालत उसकी अभी भी गंभीर है। दरअसल आपको बता दें पूरा मामला संभल जनपद के छाबड़ा गांव का है और जहां 2 साल पहले विवाह हुआ था, प्रेम विवाह हुआ था। उसके बाद लगातार शुरू से ही अनबन परिवार में चल रही थी। इसी को लेकर परिवार में तलाक हुआ था पत्नी में। उसके बाद तलाक के बाद दोनों बाद में मिलते थे और वहीं पत्नी को कल उसने बुलाया और जो उसका पति जो है वो बुलाने के बाद उसके देर रात उसके साथ उसको तेजाब पिला दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। और वहीं पत्नी ने ये कैमरे पर ये बयान दिया है कि उसके पति ने उसे धोखे से बुलाकर उसको धोखे से जहर पिलाया और जिससे उसकी हालत अभी भी गंभीर है। वहीं पत्नी ने अपने माँ के पक्ष के लोगों को फ़ोन किया है और वहीं माँ ने ये तहरीर दिया थाने में और तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और वहीं जो आरोपी पति है उसके लिए पकड़ने के लिए योगेश के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। जिस तरह से पति ने पत्नी को जहर पिलाया उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लगातार पुलिस दबिश दे रही है और पति गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। वहीं माँ के पक्ष के लोगों का आरोप है कि लगातार जो पति है जो पत्नी के लिए दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और इसी चीज़ को लेकर तलाक भी हुआ था और तलाक के बाद धोखे से पत्नी को बुलाकर उसके साथ ये घटना को अंजाम दिया है और पत्नी को मारना चाहता था। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर संगीन धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया है। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज़। यूपी के शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने ददरौल विधानसभा क्षेत्र में 194 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 55 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान उनके साथ यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे। दरअसल शाहजहांपुर के कांट क्षेत्र में रामलीला मैदान में इन परियोजनाओं का शिलान्यास यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के हाथों होना था। इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया, जनसभा को। तो उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के होते किसी भी परियोजना में पास होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे में उन्होंने आगामी चुनावों का हवाला देते हुए जनता को ये बताया है कि डबल इंजन की सरकार ही उनको सीधा लाभ पहुंचा सकती है। ऐसे में उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता को लेकर ठेकेदार से लेकर अधिकारियों को सीधे तौर पर कहा है कि वो किसी गलतफहमी में ना रहें। ये सरकार योगी और मोदी की है। ये निर्माण उनके ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हो रहे हैं, इसलिए कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बरेली मंडल के चीफ इंजीनियर को भी भरे मंच पर बुलाया और जिन परियोजनाओं का जो उन्होंने शिलान्यास किया है उसके कार्यों को लेकर उन्होंने सीधे निर्देश दिए हैं कि ये कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूर्ण हो ताकि जनता को जो असुविधा हो रही है उससे उनको छुटकारा मिल सके। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए कमल सिंह। संभल में भीषण सड़क हादसे में एक अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवारों को रौंदा है और जिसमें 3 बाइक सवारों में से एक बाइक सवार की मौत हो चुकी है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल आपको बता दें पूरा वाकया संभल जनपद के आगरा मुरादाबाद हाईवे नेहरू चौक गुन्नौर का है और जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवारों को रौंदा है जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो चुकी है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन करा लगातार और वहीं एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो स्थानीय लोगों ने ई रिक्शा के माध्यम से ई रिक्शा के द्वारा तीनों के लिए CSC गुन्नौर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने एक व्यक्ति की जो है मृत्यु घोषित की है और वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल, जिसमें एक को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पूरा जो मामला है आगरा मुरादाबाद हाईवे का है, जहाँ लगातार जो सड़क हादसे हैं लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार सड़क हादसे संभल में हो रहा है और वहीं यातायात पुलिस अलर्ट है और लगातार यातायात पुलिस जो वाहन चालक हैं तेज रफ्तार गति पर अंकुश लगाने के लिए हर समय प्रयास कर रही है, लेकिन लगातार अधिक शराब पीने के कारण या तेज रफ्तार की वजह से लगातार सड़क हादसे होते हैं। और जब वहीं सड़क हादसे में आज एक व्यक्ति की कैजुअलिटी हुई है और वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। पूरा मामला गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू चौक गुन्नौर का है और जहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई है और वहीं मौत पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे PM को भेजा है और वहीं जो घायल हैं उनका उपचार स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं एक के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज़।
कोरोना एक बार फिर से कहर बरपाने को तैयार है। कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने के सभी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री यानी कि ब्रजेश पाठक, उन्होंने सभी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने सभी अस्पतालों में जो कोविड सेंटर बने हैं उसको सक्रिय और मेंटेन करने का आदेश दे दिया है। बेडों की संख्या बढ़ाने का आदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही साथ जीनोम जो सीक्वेंसिंग है उसको लेकर जो रिपोर्ट तलब करनी है केजीएमसी को, उसके भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ मास्क पहनना और दूरी बनाना, उचित दूरी बनाना, इसके अलावा जो प्रिकॉशंस थे कोविड-19 के, वो सभी प्रिकॉशंस करने के बाद फिर से निर्देश कर दिए गए हैं। विदेशों से आने वाले जो यात्री हैं उन पर नज़र रखने के लिए भी निर्देश कर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो इससे पीड़ित है कोविड-19 से, उनको मेडिकल किट उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये नज़र आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से कहर बरपाने के लिए आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट है और जो जनता है उससे लगातार अपील की जा रही है कि दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइजेट करें अपने आप को, उसके अलावा कम भीड़ भाड़ इलाके में जाएं। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़।